नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। राहुल गांधी राहुल गांधी एक बार फिर अपने आप को स्थापित करने के लिए आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। यह आपदा क्या है? यह आपदा है महायुद्ध की आपदा। युद्ध भूमि से जो जो खबरें आ रही है उससे पूरी दुनिया दहल रही है। और इसका भारत पे क्या इम्पैक्ट होगा, राहुल गांधी को इसको बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के सरकार पर इस हमले के बीच एक बड़ी और राहत भरी खबर आई है। राहुल गांधी बार बार आरोप लगा रहे थे कि ईरान के साथ भारत ने अपने पुराने रिश्ते नहीं निभाए। वहीं उसी ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से अब दो भारत के जहाज, जिसमें गैस है, जिसमें एलपीजी है, उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करने की इजाजत दे दी है। पहला जहाज है शिवालिक नाम का, ये 16 मार्च को भारत आएगा। और दूसरा जहाज है नंदा देवी नाम का, ये 17 मार्च को आएगा। और आप भारत के अंदर जो लंबी लंबी कतारें देख रहे हैं उनसे राहत मिलेगी। सरकार ने आज क्या क्या बड़ी बातें बोली है, इस पर बात करेंगे। राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी क्या है, आपदा में अवसर वो कैसे ढूंढ रहे हैं, क्या इस बार भी मुंह की खाएंगे, इसकी बात करेंगे। और साथ ही साथ इसकी भी बात करेंगे कि भारत क्या इस जंग के अंदर एक बड़ी भूमिका निभाने वाला है। तो सबसे पहले ओम प्रकाश, राहत भरी खबर। अब थोड़ी लाइनें कम होंगी। सरकार भी कह रही है कि अब जो है आ, आ, अब जो है आप डीलरों के पास लाइन ना लगाएं, ऑनलाइन बुकिंग कराएं। डीजल, पेट्रोल और गैस की किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। आपको लगता है राहत मिलेगी इन दो शिप्स के आने के साथ ही? बिल्कुल दीपक जी, राहत की बात है। और बात सिर्फ दो सिप की नहीं है। बात सबसे अच्छी खबर यह है कि भारत के लिए वो रास्ता खुला। दो सिप के बहाने वो रास्ता हमारे लिए खुला, और ये सबसे बड़ी बात है, सबसे अच्छी बात है कि जहां पूरी दुनिया को ईरान नहीं दे रहा है जगह, बल्कि उसकी वजह से पूरा गल्फ परेशान है, वही भारत के दो जहाजों को इजाजत मिल गई। और जो एक राजनीति हो रही थी ईरान युद्ध के बहाने देश में, जो एक कहानी बनाई जा रही थी, जो एक आपदा को दिखाया जा रहा था, उससे आम लोगों को तो राहत मिलेगी ही, उन नेताओं को भी बड़ी करारी चोट मिलेगी जो लोग इसमें अवसर ढूंढने लगे थे। क्योंकि बिल्कुल। दीपक जी, बहुत साफ साफ देखिए, मैंने हमने आपने तो रिपोर्टिंग करी है, आप तो 30-40 साल से देख रहे हैं कि ये 2013-14 के पहले क्या सीन होता था सिलेंडर के लिए। ये भूल गए कांग्रेस के नेता, ये भूल गए। अगर अभी पुराने वीडियोज और फोटोज इनको दिखाएं तो इनको कहीं मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। ओम प्रकाश, इस एक आप दस दिलचस्प साल बात। से ओम 11 साल से प्रकाश, एक इसी दिलचस्प सरकार बात ने। मैं आपको बताऊं कि सिलेंडर की क्राइसिस पे हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट किया था कांग्रेस का। और उसमें गलती से उन्होंने सिलेंडर की जो लाइन थी उसमें 2011 की फोटो लगा दी। बाद में उनको वो पोस्ट डिलीट करने पड़ा। तो ये भी जी वस्तु जी। स्थिति है। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी सरकार पर क्यों आक्रामक है। राहुल गांधी क्या क्या बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी आपदा में अवसर खोज रहे हैं। केरल के चुनाव होने वाले हैं। केरल के लोग बड़ी संख्या में खाड़ी देशों के अंदर रहते हैं, बाहर रहते हैं। और केरल के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो राहुल गांधी की पार्टी के बड़े स्ट्रांग वोटर्स हैं। इसीलिए राहुल गांधी जो है बढ़ चढ़कर इस वॉर पर बोल रहे हैं। सरकार से पे कॉम्प्रोमाइज करने का आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने अपनी विदेश नीति को कॉम्प्रोमाइज किया है। उनका यह भी कहना है कि भारत ने इजराइल और अमेरिका की तरफ खड़े हुए दिखाई दिए, लेकिन ईरान की तरह खड़े हुए नहीं दिखाई दिए। लेकिन भारत सरकार ने जो भी किया सब्र के साथ किया। उन्होंने नी जर्क रिएक्शन नहीं दिया। हम तो इजराइल होके आए थे, प्रधानमंत्री इजराइल हाल ही में होके आए थे। अमेरिका के साथ संबंध आप सब जानते हैं कि हमारे नरम गरम चलते रहते हैं। और उस पे ट्रंप ने ये कह दिया था कि आप रशिया से तेल खरीद लो। राहुल गांधी इस पर भी चढ़ बैठे थे। राहुल गांधी एप्स्टीन फाइल का मुद्दा भी उठा रहे थे। राहुल गांधी पीएम कॉम्प्रोमाइज है ये बात भी कह रहे थे। राहुल गांधी ये भी कह रहे थे कि ट्रेड डील में किसानों के हितों को बेच दिया गया। और सबसे नया वार जो है उनका इस महायुद्ध को लेकर था कि भारत ईरान के साथ खड़ा नहीं दिखाई दिया। लेकिन प्रधानमंत्री ने खुद ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन से बात की। दूसरा मैं आपको बता दूं,
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 4 बार अपने काउंटर पार्ट अब्बास अरागची से बात की। तो भारत ने अपनी रिलेशनशिप हर जगह मेंटेन करके रखी है। और भारत की पहली प्रायोरिटी क्या है? सबसे पहली ये कि गल्फ में हमारे जो 1 करोड़ लोग रह रहे हैं उनकी जान सुरक्षित रहे। दूसरी प्रायोरिटी भारत की क्या है? दूसरी ये है कि भारत की ऊर्जा जरूरतें पूरी हो। और तीसरी प्रायोरिटी भारत की क्या है? कि भारत शांति के साथ खड़ा हुआ है। भारत कतई नहीं चाहता ये युद्ध हो। हमने रूस और यूक्रेन के वक्त भी कहा था कि युद्ध नहीं होना चाहिए, डिप्लोमेसी एंड डायलॉग इज द वे आउट, और यहां भी हम यही कह रहे हैं। तो हम युद्ध के साथ नहीं है, शांति के साथ हैं। अभी तक के इन संकेतों के बाद आपको क्या लगता है दीपक जी, राहुल गांधी कहाँ मुंह की खाने वाले हैं? दीपक जी, प्रॉब्लम दूसरी है कांग्रेस की और राहुल गांधी की। क्या है, वो जमीन पर उतर नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस के नेता जमीन पर नहीं उतर पा रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं को भारत में कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है जिससे वो आम लोगों से कनेक्ट हो सके। वो अपनी बातों को अपने धुन में सोचकर और निश्चिंत हो जा रहे हैं। आप देखिए, उनके विधायकों को लेकर हरियाणा से शिमला जाना पड़ रहा है, हिमाचल के जंगलों में भटकना पड़ रहा है। आप देखिए, इंडिया में जो राज्यसभा चुनाव की कंडीशन है, मैं थोड़ा सा इतर कर रहा हूं कि साहब, कंडीशन आपके पार्टी की खराब है, आपकी अपनी पार्टी की। और आप आरोप कहां लगा रहे हो? भाजपा पे। आप आरोप लगा रहे हो मोदी, नरेंद्र मोदी सरकार पर। आपको ये नहीं दिखता कि नरेंद्र मोदी ने खुद ईरान के राष्ट्रपति से बात की। आपको ये नहीं दिखता कि यहाँ का विदेश मंत्री लगातार वहां के विदेश मंत्री के टच में है। आपको ये नहीं दिख रहा है कि सब हमारे लोग सुरक्षित रहे। इस पर सरकार कैसे गंभीरता से काम कर रही है, जो आप बता रहे थे। और आपको लोगों ये को नहीं दिख लेकर रहा भी है आ कि रही है। उस रास्ते पे मैं जहां मैं दूसरे सिर्फ देश। एक लाइन जोड़ना चाहूंगा ओम मैं प्रकाश कह यहाँ रहा हूं। पर। मैं मैं सिर्फ एक लाइन जोड़ना चाहूंगा। आपको याद होगा रूस और यूक्रेन का युद्ध, जब भारतीय छात्र वहां पर फंसे हुए थे तो भारत का तिरंगा लगी हुई बसों पर कोई हमला नहीं हुआ था। अगर हम ये कहें कि रूस और यूक्रेन दोनों ने बिल्कुल, भारत के बिल्कुल, प्रधानमंत्री की बिल्कुल, बात सुन के एक सेफ पैसेज दे दिया था तो गलत नहीं होगा। वैसे ही हम खाड़ी के देशों बिल्कुल और ठीक बात है। ईरान से भी लोग लेकर आ रहे हैं। और ये भारत ने कहा है कि ये हमारी पहली प्रायोरिटी है, जो बिल्कुल ठीक आना बात है। चाहता है वो भारत आए। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये मैं यही कह रहा हूं कि राहुल गांधी को, कांग्रेस को, विपक्ष को ये चीजें नहीं दिख रही हैं। उनको क्या दिख रहा है? जो मुद्दा उन्हें जो मुद्दा देश में नहीं है, उन मुद्दों को खड़ा करना। और मुझे नहीं पता वो किसको खुश करना चाह रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इससे उनका कौन सा ईगो सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन जब किल्लत नहीं है, एक क्या होता है, ह्यूमन नेचर है, दीपक जी, हम आप सब करते हैं कि अगर बेशक। हमें आपको किसी ने कह दिया कि सब नमक का संकट है, तो हम आप नमक खरीदने पहुंच जाते हैं कि चलो यार, 1-2 महीने का नमक एक्स्ट्रा रख लेते हैं। हमारी आपके ये एक्चुअल में नेचर में है कि अच्छा, तेल का संकट चल रहा है, चलो 2 गैलन तेल एक्स्ट्रा रख लेते हैं। तो ये अफवाह उड़ाने से, लगातार बोलने से लोग बात ज्यादा लाइन लगा रहे हैं। जिनके घर में गैस पड़ा हुआ है, सिलेंडर, वो भी अलग से सिलेंडर भरवाने पहुंच जा रहे हैं। तो इनको फायदा पता नहीं क्या हो रहा है, सिवाय इसके कि आम लोग परेशान हो, इनको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। देखिए, आईजीएल का भी प्रेशर कम हुआ है, लेकिन गैस की सप्लाई नहीं बंद हुई है। पूरे देश में कहीं भी गैस की सप्लाई नहीं बंद हुई है। सरकार जो प्रिकॉशंस लेने थे होटल रेस्टोरेंट के लिए, वो ले रही है सरकार। ये ले रही है और सरकार उस पर एक्शन कर रही है। लेकिन सिवाय अफवाह फैलाने के, सिवाय अपनी बातों को गलत तरीके से रखने के, मुझे नहीं लगता राहुल गांधी और कांग्रेस इस समय कोई काम कर रही है। और आपको और क्या दीपक लगता जी, है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात दीपक जी, कि आपने इराक वॉर देखा है। आप बताइए कि आपने इराक वॉर देखा है, आप अपनी एक्सपीरियंस से बताइए कि क्या ईरान में जो कुछ कंडीशन है, भारत की इस सरकार की जो कदमें हैं, वो कितना सफल है? बिल्कुल सफल है, मैं ये कहूंगा। और भारत जो है उस वो इकलौता ऐसा देश होगा जो अमेरिका के साथ भी हक से बात कर सकता है, इजराइल के साथ भी हक से बात कर सकता है, और ईरान के साथ भी हक से बात कर सकता है। आपको याद होगा इराक वॉर के टाइम भी हम इराक के साथ खड़े हुए थे। लेकिन 2014 से हमारी जो डिप्लोमेसी हुई है उसमें एक शिफ्ट आया है। पहले हम गुट निरपेक्ष थे, हम नॉन अलाइंड नेशंस का एक समूह बना के चलते थे, और हम ना रूस से दोस्ती रखते थे ना हम अमेरिका से दोस्ती रखते थे। स्वतंत्र देशों का एक समूह होता था। लेकिन
लेकिन अब हमारी फॉरेन पॉलिसी ऑल अलाइंड फॉरेन पॉलिसी है, यानी हमारे दुनिया में हर देश के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। चाहे रूस के साथ हैं हमारे शानदार रिश्ते दशकों पुराने, तो हमारे वही रिश्ते यूक्रेन के साथ हैं। हमारे इजराइल के साथ रिश्ते हैं, अमेरिका के साथ रिश्ते हैं, तो हमारे ईरान के साथ रिश्ते हैं। और ईरान में इतने बड़े संकट से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमने एक रास्ता निकाला है। लेकिन मैं जितने विद्वानों को जानता हूं, मैं जितने लोगों को जानता हूं प्रकाश जी, लोगों को ये लगता है कि अब जो है भारत को बड़े रोल के बारे में सोचना चाहिए। यहां का जो संकट है उसको हल करवाने में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो हमने स्टेट ऑफ हॉर्मुज से बात की है, हमने ब्रिक्स देशों को लेकर जो है वो ईरान से बात की है, क्योंकि ईरान ब्रिक्स का मेंबर है। और साथ ही साथ हमने जो है जो बातचीत की है, उस बातचीत के अंदर रणदीप जायसवाल ने कहा था कि मैं ज्यादा चीजें आपको नहीं बता सकता। तो मुझे ये लगता है कि युद्ध का खात्मा कैसे हो, इसको लेकर भी भारत और ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच कोई ना कोई बातचीत हो रही होगी। क्योंकि अगर युद्ध लंबा खींचेगा तो इससे दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान होगा, दुनिया के अंदर आर्थिक मंदी आएगी। वैसे ही आप देख रहे हैं शेयर बाजार धड़ाम धड़ाम गिर रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। और हमारे यहाँ तो महंगाई का उतना बड़ा संकट नहीं है जितना बड़ा संकट इस वक्त अमेरिका के अंदर है। तो मुझे लगता है भारत एक महती भूमिका निभा सकता है। और अगर भारत इस बड़े रोल की तरफ जाएगा तो राहुल गांधी कहाँ खड़े होंगे? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और ये चिंता राहुल गांधी और कांग्रेस को ज्यादा है, क्योंकि मुझे लगता है भारत इस समय इस पोजीशन में है, भारत इस समय इस पोजीशन में है जहां वो अपने आप को सुन रहे हैं और सुनेंगे। क्योंकि रसिया के साथ हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, हमारे चाइना के साथ इस समय बहुत अच्छे रिश्ते हैं, बहुत अच्छे नहीं लेकिन अच्छे रिश्ते हैं। अमेरिका के साथ हमारे खटास वाली जो आप कह रहे थे, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अमेरिका को अपने कंडीशनों की वजह से भारत की बात सुननी पड़ती है और पड़ रही है, आप देख रहे हैं। इसराइल के साथ हमारे रिश्ते जग जाहिर है, ईरान के साथ लगातार संपर्क में है। ईरान भी चाहता है कि ये मामला खत्म हो, और ये भी चाहता है, इसराइल भी चाहता है मामला खत्म हो, अमेरिका भी चाहता है कि साहब इस महंगाई से हम बचे। तो कुल मिलाकर भारत एक बिगर रोल में है। और भारत सरकार का प्रवक्ता थोड़ी ये कहने जाएगा कि साहब हम क्या कर रहे हैं। वो तो जाहिर सी बात है दीपक जी, एमईए का प्रवक्ता यही कहेगा कि साहब जो चीजें हैं आपके सामने हैं, बाकी हम चीजें नहीं डिस्कस करेंगे। और आपने तो जिस तरीके से वॉर कवर किया है, आपने देखा है, तो आपको पता है कि साहब सरकारें कैसे काम करती हैं और सरकारें कैसे इंडियंस को, भारतीय लोगों को बचाने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है, देश के अंदर संकट ना हो इसके लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर राहुल गांधी और कांग्रेस अफवाह फैलाने के अलावा किसी चीज पे जोर नहीं दे रहे हैं। उनकी बातों से अफवाह ही फैल रही है और थोड़ा कंफ्यूजन ही क्रिएट हो रहा है, बाकी कुछ हो नहीं रहा है। सरकार अपनी जगह पे सही है और लोगों को कैसे भला हो इसके लिए काम कर रही है। ठीक है। और मैं यहां पर जोड़ना चाहता हूं कि राहुल गांधी इतनी बातें तो कह रहे हैं, वो तरह तरह के आरोप सरकार पे लगा रहे हैं। विदेश नीति बेच दी, प्रधानमंत्री बिक गए, प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हो गए, उनका नाम एप्स्टीन फाइल में है, इंडो यूएस ट्रेड डील में हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, हमारे यहाँ तेल का संकट है, हमारे यहाँ गैस का संकट है, ये संकट और बढ़ेगा। लेकिन भारत अब बीच का रास्ता निकालने लग गया है। भारत ने इस संकट को सुलझाने के सूत्र अपने हाथ में ले लिए हैं और भारत की कूटनीति इस ओर काम कर रही है। ऐसे में क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री की इस इमेज को, उनकी इमेज के इस परसेप्शन को क्या तोड़ पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। लेकिन इस युद्ध में जो जो होता रहेगा, आप मेरा कार्यक्रम युद्ध भूमि लाइव टाइम्स पर देखते हैं, दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक करता हूं। पूरे युद्ध के उसमें विश्लेषण होता है, बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञों से बातचीत होती है। तो मैं अभी आपको यही बताना चाहता हूं, यही जताना चाहता हूं कि आप युद्ध की खबरों पर छोटी छोटी रिपोर्ट, हम छोटी छोटी बातचीत करेंगे, छोटे छोटे मुद्दों को उठाएंगे। तो ऐसे में राहुल गांधी के इस आपदा में अवसर को आप क्या मानते हैं? क्या वो प्रधानमंत्री की इमेज डेंट कर पाएंगे? इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। ओम प्रकाश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।